नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज हमारी मध्य प्रदेश की 6th क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्वरूप या विभाजन, अर्थात मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से कितने भागों में बटा हुआ है या प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से अर्थात फिजिकल रूप से कितने भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखा जाए तो मध्य भारत का पठार, ओके, या मध्य उच्च प्रदेश, क्या आएगा? देखा जाए तो मध्य भारत का पठार या मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश पहला भाग। दूसरा भाग आता है आपका सतपूर्णा, तीसरा भाग आता है पूर्वी पठार। तो इस प्रकार से देखा जाए मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से फिजिकली रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो देखा जाए मध्य उच्च प्रदेश, फिर सतपूर्णा और पूर्वी पठार। अब देखा जाए 3 भागों में तो बांटा गया है, परंतु इसका जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। तो 5 भाग कौन कौन से आएंगे? तो पहला आएगा मध्य भारत का पठार, दूसरा आएगा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा आएगा रीवा पन्ना का पठार, चौथा आएगा मालवा का पठार और 5वां आएगा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश को देखा जाए फिजिकल या भौगोलिक रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश, सतपूर्णा और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब मध्य उच्च प्रदेश को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। सॉरी, कितने भागों में? 5 भागों में बांट सकते हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग कौन कौन से होंगे? मध्य भारत का पठार, आपका बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो ये मध्य प्रदेश के फिजिकल स्वरूप थे, अर्थात भौतिकी स्वरूप थे। अब प्राकृतिक स्वरूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से हम 7 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 7 भागों में हम बांट सकते हैं। 7 भाग कौन कौन से होंगे? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, सतपूर्णा मैकाल श्रेणी और मालवा का पठार। ये मध्य प्रदेश को हम 7 प्राकृतिक रूप से हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखा जाए तो मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा देखा जाए प्राकृतिक स्वरूप है। मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक स्वरूप है। अब देखा जाए मालवा का पठार का जो विस्तार है जो हमें बुक में देखने को मिलता है वो है 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना? 88,222 वर्ग किलोमीटर, है ना। अब ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 28.62%। यह कितना है? 28.62%। परंतु देखा जाए ये आपको सब बुकों में मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश के देखा जाए भौगोलिक जो यार प्राकृतिक क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का कितना है? 28.62% देखने को मिलता है। परंतु देखा जाए मालवा के पठार का जो एग्जिट क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 85,322 वर्ग किलोमीटर। कितना? 85,322 वर्ग किलोमीटर ये देखा जाए तो किसका क्षेत्रफल है? यह मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का क्षेत्रफल है। और यह देखा जाए मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप के क्षेत्रफल का कितना है? तो 27.68% है।
27.68% है। तो हमें कौन सा याद रखना है, हमें यह वाला क्षेत्रफल याद रखना है। कितना, 85,322 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के पूरे प्राकृतिक स्वरूप क्षेत्रफल का कितना है, तो 27.68% है। अब मालवा का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश की 18 जिलों में है। कितने जिलों में है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के 18 जिलों में हमें देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन से 18 जिले हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल एक 4 जिले याद रखना है। कौन कौन सी, गुना से नीचे, अर्थात गुना भी मालवा के पठार में है, गुना से नीचे, सागर के देखा जाए तो बाएं, सागर के क्या, सागर के बाएं अर्थात उल्टे हाथ की तरफ, अलीराजपुर के दाएं अर्थात सीधे हाथ की तरफ, और देखा जाए खंडवा के ऊपर, खंडवा को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, खंडवा के ऊपर। इसके अंतर्गत जितने भी 18 जिले आते हैं वो सब काई के अंतर्गत आएंगे, मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। मालवा की जो जलवायु है उसे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु माना जाता है। मालवा की जो जलवायु है उसे विश्व की सबसे अच्छी क्या माना जाता है, जलवायु माना जाता है। प्राचीन समय में देखा जाए फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत आया था, और वो किसके समय आया था, फाहियान नाम का यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे अपन विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके समय वो भारत आया था। और फाहियान ने मालवा की जो जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था। तो इस कारण मालवा की जो जलवायु है वो विश्व की सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है। अब देखा जाए मालवा के अंदर बहुत सारी नदियां का उद्गम स्थल भी है। देखा जाए चंबल हो, शिप्रा हो, पार्वती हो, आदि नदी मालवा के पठार से ही निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। अब देखा जाए इसके अलावा हम और बात करते हैं तो मालवा के पठार की जो प्रमुख चोटियां हैं वो कितनी हैं, तो मालवा के पठार की प्रमुख रूप से 4 चोटियां हैं। कितनी चोटी हैं, 4 चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे अपन क्या कहते हैं, सिगार चोटी। क्या कहते हैं, सिगार चोटी, सिगार चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। कितनी है सिगार चोटी की ऊंचाई, 881 मीटर। दूसरी जो चोटी आती है वो आती है जाना पाव। जाना पाव की ऊंचाई कितनी है, तो 854 मीटर। कितनी है, 854 मीटर। अगली आती है तीसरी धजारी या धजरी, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 810 मीटर। और अगली आती है गोमनपुर, गोमनपुर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 510 मीटर। कितनी है, 510 मीटर। तो देखा जाए मालवा के पठार की 4 प्रमुख चोटियां हैं, वो कौन कौन सी है, सिगार चोटी 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर, धजारी 810 मीटर और गोमनपुर 510 मीटर देखने को मिलती है। मालवा का पठार देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। औद्योगिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र माने गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है पीथमपुर। पीथमपुर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पीथमपुर आपके धार जिले के अंतर्गत आता है, जिसे मध्य प्रदेश का टेट्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का टेट्राइड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी मालवा के पठार के अंतर्गत आपका देखा जाए पीलू खेड़ी आता है। पीलू खेड़ी कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो वह राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। पहला आया था आपका पीथमपुर, जो कौन से जिले के अंतर्गत है, धार। दूसरा आया था पीलू खेड़ी, पीलू खेड़ी, और ये कौन से जिले के अंतर्गत है, राजगढ़, है ना। इसके अंतर्गत देखा जाए तो सागर, है ना, इंदौर, आपका देखा जाए देवास आदि देखा जाए महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसका एक और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जो बहुत छोटा सा नगर है, वो आता है मक्सी।
और वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो वो शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है। इसी मालवा के पठार में हमें सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल देखने को मिलती है। कौन सी मिल देखने को मिलती है, सूती कपड़ा मिल देखने को मिलती है। इसी कारण इसी मालवा का एक शहर है इंदौर, उसे अपन मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। काई के कारण जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। अब देखा जाए तो इसी मालवा के अंतर्गत आपके देखा जाए 3 हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है स्टील कॉम्प्लेक्स। स्टील कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, सागर में। कहाँ पर देखने को मिलता है, सागर में। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इंदौर में देखने को मिलता है। अगला आता है लेदर कॉम्प्लेक्स। लेदर कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देवास में देखने को मिलता है। ये आप सभी को ये चीज़ें याद रखना है। कौन कौन सी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, और आपका स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर देखने को मिलता है, सागर में हमें देखने को मिलता है। इसी मालवा के पठार में देखा जाए विभिन्न फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, चाहे वो गेहूं हो, ज्वार हो, सोयाबीन हो, कपास हो, आदि फसल इस मालवा के पठार में बोई जाती है। इसी मालवा के पठार में हमें सर्वाधिक काली मिट्टी देखने को मिलती है। और काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को अपन रेगोड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के देखा जाए कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 2/3, कितना, 2/3 उत्पादन करता है। मालवा जो देखा जाए मध्य प्रदेश के कुल सोयाबीन उत्पादन का कितना उत्पादन करता है, 2/3 उत्पादन करता है। मालवा की जलवायु तो मैंने आपको बताई ये विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है, परंतु मालवा की जलवायु के बारे में ऐसा कहा जाता है और यहाँ की ऋतु के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ तो ना तो अधिक गर्मी लगती है ना अधिक ठंड लगती है। इसी कारण ने या इसको देखा जाए सम जलवायु वाला प्रदेश भी कहा गया है। अब अगला आता है, इसी में अब आगे अध्ययन करेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का जो पठार है यह देखा जाए मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेश का एक भाग माना जाता है। कहाँ का, मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेश का एक भाग माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,896 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.67%। 10.67% हमें देखने को मिलता है। इस मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, श्योपुर, आपका देखा जाए मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड और मुरैना जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इस मध्य भारत के पठार में देखा जाए तो हमें बहुत सारे देखी जाए नदी देखने को मिलती है, जो गंगा और यमुना की सहायक नदी हमें देखने को मिलती है। चाहे वो चंबल हो, बेतवा हो, सिंध हो, आदि नदी हमें कहाँ देखने को मिलती है, मध्य भारत के पठार में हमें देखने को मिलती है। इस मध्य भारत के पठार की जो प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। इसी मध्य भारत के पठार में हमें सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी विश्व की क्या, भारत की भी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसी मध्य भारत के पठार में हमें गेहूं, ज्वार, सरसों आदि का उत्पादन देखने को मिलता है। परंतु जो मध्य भारत का पठार है यह सर्वाधिक रूप से सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी कारण मध्य भारत के पठार को हम सरसों की हांडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सरसों की हांडी के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए और आगे अपन इसके मध्य भारत के पठार की विस्तृत रूप से चर्चा करें
तो यहाँ पर चंबल नदी बहती है और चंबल नदी में सर्वाधिक होता है अपवर्दन। क्या होता है? अपवर्दन, जिसके कारण देखा जाए वहाँ पर बीहड़ों का निर्माण हुआ है ना। और यह बीहड़ पुराने समय में देखा जाए डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जाने जाते थे। अब इस बीहड़ों को आज की तारीख में, अभी वर्तमान की बात करें तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर मध्य प्रदेश सरकार उसको देखा जाए कृषि उपजाऊ क्षेत्र में बदलने जा रही है। परंतु एक बात एक और समझ में नहीं आ रहा है, वहीं के एक उपजाऊ क्षेत्र को जो 1100 एकड़ में फैला हुआ है, उस उपजाऊ क्षेत्र को वो एयरपोर्ट के रूप में बदलना चाहती है, परंतु जो बीहड़ है वहाँ पर पैसे लगाकर उसको देखा जाए कृषि उपयोग देखा जाए क्षेत्र में बनाना चाहती है। अब ये सरकार की ये बात हमें हजम नहीं होती है। अब इस मध्य भारत के पठार में देखा जाए बहुत सारे औद्योगिक स्थल आते हैं, चाहे वो देखा जाए ग्वालियर का डबरा हो, है ना, बानमोर मुरैना का हो, है ना, केलारस शिवपुरी का हो, आदि ये प्रमुख स्थल है जो औद्योगिक रूप से मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगले क्षेत्र की बात करते हैं, जो क्षेत्र आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के आपके चाहे देखा जाए झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा आदि क्षेत्र में हमें बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का देखा जाए तो भिंड, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी आदि हमें क्षेत्रफल में क्या देखने को मिलता है? बुंदेलखंड का पठार हमें देखने को मिलता है। इस बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल एग्जिट रूप से देखा जाए तो कितना है? तो एग्जिट रूप से देखा जाए 23,495 है। 23,495 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे हिसाब से है, परंतु आपको बुक में कितना देखने को मिलता है? तो बुक में देखने को मिलता है 23,733 वर्ग किलोमीटर। कितना? 23,733 वर्ग किलोमीटर, परंतु एग्जिट कितना है? 23,495 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 7.6%। कितना है? 7.6%। अब इस बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत देखा जाए भिंड की लाहार तहसील हो, ओके, आदि सब किसके अंतर्गत आती है? इस बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आती है। इस बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी है? सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा की चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर है। यह बुंदेलखंड का पठार आज की तारीख में देखा जाए पानी की कमी के कारण यहाँ पर सिंचाई के साधन इतने उपलब्ध नहीं हैं, परंतु वर्तमान में सरकार की योजनाओं के कारण यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कौन से पठार में? बुंदेलखंड के पठार में। यह बुंदेलखंड का जो पठार है आज की तारीख में देखा जाए तो आपकी धार्मिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? चाहे खजुराहो हो, जो विश्व धरोहर स्थल है खजुराहो, वो इसी के अंतर्गत आता है। आपका देखा जाए निवाड़ी के अंतर्गत ओरछा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। महोबा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जितने प्रमुख आपके देखा जाए धार्मिक स्थल है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलते हैं। अब बाकी के जो बचते हैं आपका देखा जाए रीवा पन्ना का पठार, पूर्वी पठार, इसको हम देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहे, स्वस्थ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।